बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। हम लोग मूवी देख रहे हैं ये है जिंदगी। और कल तक कृष्ण जी जब आए थे तो उसके पहले से प्रॉब्लम शुरू होना हो गई थी शुरू। एक उन्होंने हिंट दे दिया था कि कुछ तो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज वीडियो में कि आज क्या क्या होता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। खाना तैयार है ना? हाँ, टेबल पे लगा दिया। अच्छा। कादर भैया, आनंद भैया, नमस्ते यार। बड़े वक्त है। अच्छा भूले नहीं पुराने लोगों को। ऐसे कितना बड़ा सेट है ना, सेट ही होगा ना क्योंकि वाकई घर इतनी सारी चीजें बनी हुई है। बनानी पड़ती है भैया, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। मैं हमें तो खीर वो भी बनाई। ये सूप क्यों ले आए हो? वही ले आओ ना खीर। शोरबा नहीं चलेगा भाई, बूटी खिलाओ। शोरबा। कादर मियां, यही तो कमाल है पैसों का। मुट्ठी गर्म हो तो खानदान का हर आदमी हर रोज वो चीज खा सकता है जो उसे पसंद है। हाँ लो ये रख दो। फोन पीछे सुन रहे हैं। मैनेजर सेक्रेटरी इनके। हेलो, ये आनंद नारायण स्पीकिंग। हाँ कुछ हुआ है? अच्छा, नहीं तो मुझे इसी वक्त एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अच्छा ठीक, मैं भी जाता हूँ। अच्छा माफ करना कादर मियां, एक जरूरी काम आ पड़ा है। पैसा तो आ गया लेकिन खाना नहीं खा सके। गायत्री, बम्बई में होटल बनाने के लिए जो जमीन मैं खरीदना चाहता हूँ उसका मालिक हवाई जहाज से कश्मीर जा रहा है और उसका प्लेन से 45 मिनट यहाँ रुकेगा। मैं अगर उससे मिल नहीं सका तो वो जमीन हाथ से निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद नहीं जा सकती। देखो वक्त नहीं है, मैं मजबूर हूँ। फिर खाने के लिए कितना वक्त है? 1 मिनट। मेरा 1 मिनट 1 लाख का है। 1 लाख। आंखें खुल गई हैं, है ना? कि बुरा लग गया। टाइम नहीं हुआ। खाना खाओ। अभी राधा और मैं एक बिजनेस लंच पे जा रहे हैं, हम लोग शाम को जल्दी लौटेंगे। लेकिन कादर भैया आपके पैसे हैं वो वो चीज को फील कर पा रहे हैं कि एक साथ कोई बैठ कर खाना नहीं खा सकता। कमला, कहाँ हो तुम? नहीं आ रही खाने के लिए? मैं प्रोफेसर से मिलने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। मगर खाना? अरे खाना वही खा लूंगा। आदमी आज वो देख रहे हैं कि खाने को है लेकिन खाने वाले नहीं हैं। अच्छा भाभी, अब मुझे भी इजाजत दो। किस्मत की बात, आदमी के पास जब रुपया नहीं होता तो वो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए ठोकरे खाता है और जब रुपया आ जाता तो उसी रोटी को ठोकरे मारता है। इसे खुदा की कुदरत नहीं तो क्या कहूं। जब भाई के पास कुछ नहीं था तो तुम्हारे होठों से हमेशा हंसी के फूल झड़ते थे और आज सब कुछ है तो तुम्हारी आंखों में आंसू तैर रहे। पारे ऊपर वाले वो असल में भूली नहीं। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। बाकी सब भूल गए। बेगम इनकी? अच्छा सॉरी ये दूसरे भाई हैं, मैं वो दूसरा समझा था। बहुत गलत काम हुआ वाली साइड पे, है ना? बस अमेरिका से खत आया तुम्हारे होने वाले दामाद का, जो मैंने कमला के लिए चुना है। खूबसूरत है, अमीर है। और करता क्या है? अरे 2 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर हिंदुस्तान पहुंचेगा। अपना खुद का नर्सिंग होम खोलने वाला है। कहती मैं सोचता हूँ उसके आने के बाद फौरन कमला की शादी हो जानी चाहिए।
कमला तो किसी और के प्यार में। लकी अली में मूसा के बेटे हैं ना? कितना भयंकर एक्सीडेंट। वो कहां सो गया था भगवान? तुमने मुझे पुकारा। लेकिन तुम पहुंच गए बिना टिकट के लिफाफे की तरह। हैं? वैसे इनकी कॉन्वर्सेशन मजे की होती है ना। हाँ। ये क्या मजाक है? तुम हमेशा उनके पास पहुंच जाते हो जिन्हें कोई श्रद्धा नहीं तुम्हें, और जिन्हें श्रद्धा है उनका ये हाल होता है। ये खबर पड़ी है तुमने? यात्रियों की बस जो तुम्हारे मंदिर की तरफ जा रही थी पहाड़ से नीचे गिर गई। 22 यात्री मारे गए और 20 घायल। इन बेचारों का यही दोष था ना, वो तुम्हारे दर्शन करने जा रहे थे। तुमने खबर अब पढ़ी है आनंद? पहले जानता था ये दुर्घटना होने वाली है, फिर भी तुमने रोका नहीं। हाँ, ऊपर बैठे तमाशा देखते रहे अपने भक्तों की मौत। परंतु सबके सब तो नहीं मरे। सबके सब मर जाते कृष्ण महाराज तो तुम्हारे मंदिर कब के ढेर हो गए होते। आगे भी पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है, बस का ड्राइवर नशे में धुत था, उसने बहुत पी रखी थी। और अब भी तुम सारा दोष मुझे ही देते हो? और किसे दूं? मेरे नजदीक तो शराबी को चक्के के पीछे बिठाने वाले तुम हो, और जो बच गए हैं उन्हें बचाने वाला कौन है? वो खुद ही बचे हैं। वो मैं नहीं जानता। तुम जोश में मत आओ आनंद। ऐसी दशा में बुद्धि टूटे हुए शीशे की तरह हो जाती है, जिसमें हर चीज टूटी फूटी दिखाई देती है। जानते हो वो ड्राइवर कौन था? मैं क्या जानूं, तुम ही बताओ। उन्होंने जो पाप किए थे वो शराबी ड्राइवर के रूप में उनके सामने आ गए। दलीलें तुम्हारे मुंह से ऐसे निकलती हैं जैसे मदारी अपनी खाली टोकरी में से कबूतर निकालता। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, परंतु जो ज्ञानी होता है वो शरीर को पिंजरा मानता है और प्राण को पंछी। जिसे मूर्ख मौत जैसा बड़ा नाम देते हैं। अशोच्यानन वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम फिर संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे। वो बात क्यों नहीं करते जो मेरे पल्ले पड़ सके? अच्छा, वही बात करते हैं। तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है? कारोबार का क्या पूछते हो? जोरों से चल रहा है। मैं दुनिया के हर मुल्क में बड़े बड़े आलीशान होटल्स बनाऊंगा। मेरा सबसे पहला होटल इस वक्त बॉम्बे में बन रहा है। अगर होगा तो होगा, जरूर होगा। तुम भी उसे रोक नहीं सकते। मैं कामयाबी के घोड़े पे सवार हूं, और ये दुनिया समझ लो एक सड़क है जो घोड़े के पांव के नीचे बिछी हुई है। जो अच्छे सवार होते हैं आनंद, वो अपने लोभ के घोड़े इतने तेज नहीं दौड़ाते। वो चाबुक से ज्यादा लगाम से काम लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ये जरा फोन सुन लूं? हाँ हाँ जरूर। वो शायद गीता उपदेश से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। सुनो। कुछ होने लगा? लग रहा है। सेठ आनंद नारायण का होटल का काम रुक गया है। किसके हुक्म से? कोर्ट के हुक्म से। ठीक है, मैं आज रात की फ्लाइट से बम्बई आता हूँ। शुरू हो गया काम। हाँ। यस सर। मैनेजर हमने इसका बड़ा पार्टी दिया और तुमने हमारी पार्टी का घोटाला कर दिया। प्लीज सर, लेकिन बताए तो सही क्या हुआ? तुम बताओ क्या है? जब हम पहले आता प्लेन चिकन बिरयानी खाता, उसके पहले मेरा बाप खाता था, उसके बाद मेरा बाप का बाप खाता था। तुम हमको बेवकूफ मत समझो। ये साला किस चीज के अंदर में पका है? वनस्पति में, तेल में कि घासलेट में? सर,
इस होटल में हर चीज खालिश देसी घी में बनती है। ये भी बनती है? खा के देखो और बोलो खालिश घी है ये मालिक का तेल है। और ये क्या चिकन है, कौवा है, क्यों है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। 5 स्टार होटल में तो थर्ड क्लास का बेईमानी करता है, ऊपर से बोलता है सॉरी सर। कौन बेईमान है होटल का मालिक? बुरा उसको। साहब इस होटल का मालिक बुरा नहीं है, नहीं होटल बुरा है। मैं अभी जाके let us go to some other hotel. Gentlemen, please 2 minutes में खाना बताने का इंतजाम करता हूँ मैं। 2 मिनट में मिलेगा। देखो, I am excited, sir. Gentlemen, I say, please. सारा खाली हो जाएगा। रामलाल। तेल तो खाएंगे। बिल का पैसा बाद में मिलेगा लाला, पहले मेरी कमीशन लाओ। मिलावट का धंधा करने वाले बहुत हैं शहर में, समझे? हाँ, कल सवेरे तक 10,000 रुपए पहुंच जाना चाहिए मेरे पास। हाँ हाँ। मुझे मालूम नहीं था कि चोर घर के अंदर मौजूद है। जानते हो तुम्हारी बेईमानी की वजह से अभी होटल में क्या हुआ? तो मुझे क्यों कह रहे हो? आज नौकर की ये मजाल हो गई। मैं नौकर जरूर हूँ लखीराम, लेकिन तुम्हारा नहीं। कल से मैं होटल के लिए सामान खरीदने का काम किसी ऐसे आदमी को दूंगा जिसे मुझे शुरू से मालूम था माइकल का ये दिन होके रहेगा। तुम मेरी जगह कोई अपने आदमी लाओगे जिसे तुम कमीशन खा सको। तुम हाँ, तुम पहले दिन से बहाने ढूंढ रहे थे मुझे धक्का मारने के लिए। बहाने? कौन से बहाने? ये नहीं बताने की जरूरत है, ये कल की बात है। तुमने मुझे होटल के स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दिया। कैसे नहाने देता? तुम सर से पांव तक सरसों के तेल में क्या थे? सरसों का तेल, मिट्टी का तेल मलकर नहाऊंगा। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? मिट्टी भी कभी कभी कितनी भारी पड़ जाती है। बैठा हुआ शेख बनवा रहा था तुमने नाई के सामने मेरी हजामत कर दी। सोफे तुम्हारी शेव के लिए नहीं, मेहमानों के बैठने के लिए है। सिर्फ तो शेख मैं सोफे पर बैठ के बाल कटवा कर दिखाऊंगा। ये किसका नेकी करो तो उसके शेर से बचो। वो तुम्हारे दामाद और समझी घर में है, जहाँ नहीं। जहाँ तुम भाड़े का टट्टू हो वो है मालिक, और मैं तुम्हें मालिकों को बदनाम नहीं करने दूंगा, इस होटल को बदनाम नहीं करने दूंगा, समझे? लखीराम, अगर मैंने तुम्हें आइंदा कोई भी बेहुदगी करते हुए देखा तो यहाँ से धक्के मार मार कर निकाल दूंगा। मधु साहब, मैं आपने जनरल मैनेजर साहब को थप्पड़ मार दिया। किशन चंद, तुम चुप रहो। नहीं सर, मैं ये बेइंसाफी, ये जुल्म नहीं देख सकता। ये अगर मालदार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ईमानदार वर्कर पर हाथ उठा सकते हैं। देख लेता हूँ तुम भी क्या करते हो। मैं इसका जवाब तुम्हें अभी दे सकता हूँ। नहीं किशन, एक बात याद रखना, वर्कर अपने व्यक्तिगत अपना खून पसीना बेचता है, अपनी इज्जत नहीं बेचता। आज तुमने जो हाथ उठाया है कल उसके लिए तुमने अपना सर झुकाना। खुश हो गया। मुश्किलें शुरू हो गई हैं इनकी। जाहिर सी बात, इतनी देर से तो चीजें चल रही हैं। हर तरफ यही शतरंज खेलते हो मगर खेल की बारीकी नहीं समझते हो। प्यादे मरते हैं तो मरने दो, अपने वजीर को बचाओ। जिस वक्त वजीर खत्म हो गया खेल भी खत्म हो गया। समझे? तुम यहाँ शतरंज खेल रहे हो, बाहर लोग तुम्हें मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। सब जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। मैंने तुम्हें होटल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया होटल चलाने के लिए या बंद करवाने के लिए? बाहर नारे भी इसी के पिछू लगा रहे। मधु जी, मैं नारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बेइंसाफी की बात कर रहा हूँ जो तुमने की।
चोर की चोरी छुपाने के लिए तुमने एक ईमानदार आदमी का हाथ उठाया। तुम्हें मैं कैसे माफी मांगी? इंसाफी वो नहीं थी, ये हो रही है समझे जी। मालिक से कहा जा रहा है नौकर से माफी मांगे। डैडी, तुम भी इसमें मत पड़ोगा। बीवी मैं हरगिज़ समझा हरगिज़ है। माफी नहीं मांगूंगा। हुई की हो तो भी नहीं। झूठी रगों में मेरे जैसे इतना सारा चला रहता। लकी राम, आज तक मैंने अपनी जुबान पे ताले लगा रखे थे। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारे फोन खोलूं, लेकिन आज अच्छा हो तुमने खुद ही ताले खोल दिए। ये सारा फसाद तुमने शुरू किया। तुम तो चोर थे ही पहले से, अपने होटल में भी चोरी करते। इस घर में आकर तुमने मेरे बेटे को भी चोर बना दिया। यहाँ और एक मिनट भी नहीं रह सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मैं चाहता हूँ दामाद जी, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। या क्या कह रहे हैं समझी? और क्या कहूँ, कल तक ये आदमी मेरा नौकर था, नौकर। आज दुनिया का मालिक समझ अभी भी नहीं समझ आ रही। हाँ चलिए, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं जाऊंगा? लेकिन दोनों के जाने में बहुत फर्क है। आप अपने घर जा रहे हैं या अपना घर छोड़ के जा रहे हैं? ये शर्म आ रही है तुमसे। तुम्हारा पति बर्बाद जा रहा है और तुम उसके साथ जाने की बजाय उल्टा उल्टा भाषण दे रही हो। मैंने सोचा था कभी समय आएगा तो मेरी बेटी सीता सावित्री बनकर दिखा देगी। भाई साहब, सीता बनने का क्या सवाल? नहीं जन्म लिया, मेरा ही बेटा राम नहीं निकला। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था मधु? एक दिन तुम मेरे कोख पे लात मार के चले जाओ। जिस घर में पैसे भर की इज्जत ना हो इंसान की, वहाँ रहने से तो गलियों की खाक छानना बेटर है। खाक छानोगे तो जानोगे बेटे, अभी तक तो बाप की ही कमाई खा रहे हैं। उनका जरा सा हाथ उठ गया, तुमने इतना शोर मचा दिया। तुमने वो छाले नहीं देखे बेटे जो बरसों उन हाथों पे पड़ते रहे तुम्हारी खातिर। फूटते हुए, दाले रगड़ते हुए। छोड़ दो मामा जी, जाने जाने दो गायत्री, जाने दो इसे। पकड़ पाँच पल लग गया। पकड़ो मत करो, ये बिच्छू बिच्छू, और बिच्छू की खासियत होती है वो पैदा होते ही उसी को डंक मारता है। उसने उसे जन्म दिया। शुक्र कर इतने वर्षों के बाद डंक मारा है। वो तो चला गया, लेकिन कसूरवार का बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं अपना सर झुकाकर अपने बेटे की भूल की माफी मांगता हूँ। मुझे लगा हार्ट अटैक। दूसरा बेटा शबाब के नशे में डूब गया। शराब और शबाब। है ना? मना कर दिया। अरे मैं तुमको नहीं, क्या कहा? शिरान में मुकदमा दायर हुआ है। अरे मैं पूछता हूँ, जब मैंने टीएस से खरीदी अभी हमारी तरह से पैदा हो गया। तुम फिक्र नहीं करो शंभूनाथ, मेरी एस्टेट की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें बोलूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कर रही हो? पहले सब चीजें अपने मुताबिक थी ना। मिल जाएंगे पिताजी। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की बहुत जरूरत है। बेटी, मेरे एस्टेट का सवाल है। एस्टेट आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं। मुकदमा वकील लड़ लेंगे, आप आराम से लेटे रहिए। फोन लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की जरूरत है,
और ये चीज आराम की दुश्मन है। अरे लेकिन बेटी उस टाइम ये होती थी दुश्मन। तुम्हारे पास नींद की गोलियां तो है, एक गोली ले लो ना। वो भी असर नहीं करती। तुम जाओ, मुझे परेशान होते हो। मगर सुनो तो, देखो तुम याद है एक दिन मैंने कहा था रुपया आने के बाद तुम्हें नींद आए शायद ना आए, और तुमने कहा था नींद न आने की बीमारी मुझे नहीं है। हाँ कहा था, लेकिन तुम अपनी आवाज बना दिया। दुनिया की हर आवाज मेरी आवाज है आनंद। हाँ, अभी अभी तुमने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तकलीफ। ये तकलीफ भी पैसे की लाई हुई है ना? बिल्कुल नहीं, पैसा तो आराम देने की चीज है। ये बीमारी मुझे अपने बेटे ने दी है। क्या किया उसने? वही जो उसे नहीं करना चाहिए, अहंकार। उसके अहंकार का कारण वो समझता है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। ऐसा उसे भी बड़ा आदमी किसने बनाया? पैसे ने ना। बस बस, तुम्हें बड़ा तुम किसी भी तरह मुझसे ये मनवा लेना चाहते हो कि मेरी हर तकलीफ पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म होती है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कृष्ण महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा तो जाने दो। हाँ, उस दिन तुमने कहा था मैंने होटल नहीं देखा तुम्हारा, आज चल के देख सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा होटल बंद है। तुम्हें सुइयां चुभोने का बड़ा शौक है। अच्छा तो हम चलते हैं, तुम आराम करो। तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना वो भी। मौसम ये तो हाँ। तुम्हारे जैसी आदत है, इनको 4-4 तकिए रखे हुए हैं। अब लगेगा फिर वही है। कृष्ण महाराज। हाँ। क्यों जी, सो गए हो क्या? अभी अभी कहकर गए थे आराम करो, अब फिर आगे परेशान करना। कौन सा ऐसा? लगेगा कौन दिमाग है? पे सिर पड़ रहा है। तुम अच्छा, पहले तो सिर्फ आवाज बदली थी, अच्छा अब रूप भी बदल लिया। है ना? लगेगा दिमाग पे सिर पड़ रहा मुझ है। पे जी, आज तुम मुझे भी नहीं पहचान रहे। पहचान रहा हूँ, अच्छी तरह पहचान रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ है ना? मेरी जान पे रहम खाओ और जाओ, मेहरबानी करो मुझ पे, गायब हो जाओ। मधु, मधु बेटा। माँ, बेटे, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। वो कहते तो नहीं, लेकिन एक बार तुम्हें देख लेंगे तो तबीयत संभल जाएगी। आग लगा देंगे। ये क्या दोगला खेल हो रहा है? बाप तो धक्के मार के घर से निकाल देता है और माँ बुलाने के लिए आ जाती है। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तुम्हें पहले इनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस सवाल का एक ही जवाब है मेरे पास। उन्होंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया, तुम मुझे माफ कर ये दो। न करो माँ, ये न करो, ये पाप मुझ पे मत चढ़ाओ। तुम कैसी माँ हो जी? तुम जानते हो तुम्हारे पति को कौन सी बीमारी लगी हुई है? कौन सी बीमारी? तपेदिक है। वो तो बुढ़ा है, अपनी उम्र खा चुका है, पर मधु तो जवान है। वो छूत छात की बीमारी से चिमट गई तो क्या होगा? लखीराम, कुछ डरो ऊपर वाले से। क्यों ऐसी बीमारियां दे रहे मेरे पति को जो भगवान ने नहीं थी? इससे भी बढ़ के बीमारी मधु को हुई थी बचपन में। उस वक्त उन्होंने तो छूत-छात का कुछ नहीं सोचा, सारे डॉक्टर मना कर रहे थे, लेकिन वो बेचारी माँ। तुम्हें दिन रात छाती से लगाए बैठे रहे, करने को तैयार था, और तुम मुझसे देखने को भी तैयार नहीं। ससुर के हाथ चढ़ा हुआ है। माँ बच्चे, कहाँ जा रहे हो बच्चे? आओ पैदल भी मुझे आज ही मालूम हुआ आनंद भैया। तो क्या हाल है? वही जो तुम देख रहे हो।
मैंने देखा है कादर मियां, आज बिस्तर पर पड़े हुए देख। बीमारी किसके घर नहीं आती भैया। अगर तुम बाहर बोर्ड भी लगा दो कि अंदर आना मना है, फिर भी आएगी। बीमारी बाहर रुकने वाली नहीं। उसने झूठ नहीं कहा मियाँ, जिसने भी कहा ये तो तुम पर है। हंसकर गुजार, कैसे रोकर गुजार दी। हम भी हंसा करते थे कादर मियां, पर अब बात कुछ और ही हो गई है। दूसरी बात कर, तुम्हारी बीमारी कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता आनंद भैया, लेकिन का इलाज भी बताओ। अभी बताता हूँ। जो तुम्हारा काम है आनंद भैया तो तुम करो, और जो खुदा का काम है उस बेचारे को करने दो। अरे बेटे, चाचा को सलाम किया कि नहीं अभी तक? अरे किया उसने सलाम, लेकिन तुमने मौका कहाँ दिया उसके सलाम का जवाब देने का। कैसा बेटा? आपकी दुआ है। पढ़ाई कैसे चल? आनंद भैया, तुम्हारी दुआ और अल्लाह के फजल से सलीम पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है। अच्छा, जरा जमा के इसके पीठ पे धक्का लगा उसका बच्चा देखो। कि पढ़ाई के बाद अगर कुछ बने तो तुम्हारे जैसा मर्द बने। हाँ बनेगा, जरूर बनेगा। कादर मियां, ये तुम्हारा बेटा है। हाय। सलीम बेटे, चाचा से इजाजत ले लो। इन्हें ज्यादा बकबक करने की इजाजत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। चलो 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 जल्दी करो। जी दुआ कीजिए चाचा जान, अगर कोई भी खता हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गले लगा लेंगे। जीते रहो बेटा, कामयाब होगा। अपनी ये बच्ची याद आ गई, पढ़े नहीं ना। ये मैं क्या देख रहा हूँ आनंद भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं कादर मियां, एक ख्याल आ गया। लेकिन जो खतावार है वो अपना सर कटवा लेंगे, झुकाएंगे नहीं। something श्राप ही क्या? लगता है ना? कौन है? पहले मधु है कि टकराए। छोटा बेटा। गोविंद, हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। भाभी कमरा? इधर नहीं, उधर है तुम्हारा कमरा। भाभी कल तो मेरा कमरा इधर ही था, उधर कैसे चला गया? भाभी पता नहीं, कमरा इधर से उधर। तुम धक्के खाते ही क्यों चल रहे हो? भाभी मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। भाभी स्ट्रेट। तुमने पी है क्या? नहीं भाभी, मैंने कहा पी है, वो तो सारे दोस्तों ने पिला छोड़ दो मुझे। भाभी तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस हालत में देखने, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? कौन? ओ डैडी, क्या गुजरेगी? डैडी ने कहा वो मुझे भेजने वाले अमेरिका फॉर स्टडीज, फर्दर स्टडीज। भाभी भाभी वो विलायत के तरीके भाभी आज भी देश में सीख लेना तो विदेश में कम तकलीफ होती है। भाभी ओ डैड, हाय। मेरे कमरे में आओ। ओके डैड। डैड डैड, कोई जरूरी काम है? पढ़। डैड चला गया। तुम क्यों हर चीज दिल पे लगा लेते हो? इनके कर्म इनके साथ हैं, तुम अपना खून क्यों जलाते हो? इनके अंदर मेरा खून है, इसी कर्म का तो होना। हमने इन्हें पैदा किया, प्यार दिया, वक्त की आंधियां चली, अभी तो बेटी अपने जगती शरीर है। पर चली, इन्हें हवा तक लगने नहीं दी। इसी दिन के लिए अभी बेटी का मसला क्या? हाँ। मैंने इनके लिए जायदादें बनाई, दौलत जमा की। दौलत ना होते फिर तुमने जायदादें क्यों बनाई? दौलत क्यों कमाई? किसके फायदे के लिए? किसकी खुशी के लिए? छोड़ो ये सोचे, तुम आराम करो। आराम? आदमी सोचता है बच्चे बड़े होंगे आराम देगा, लेकिन इन्होंने तो मेरे जीना आराम कर दिया है। ये कहाँ आराम देंगे? अब हंस रही है, मैं सिचुएशन सोच के। तो हर चीज पर पानी फिर गया।
आशाएं पूरी करेगा, आज बनेगा इस दुनिया में, मेरा नाम रोशन करेगा। अगर यही रोशनी है, मेरा क्या होगा? हमें लगता है फिर वो आएंगे कृष्ण भगवान। अभी नहीं, आगे हाँ जब अकेले होंगे। लेकिन अभी देखा जाए ना तो भाई इसी तरह ये मूवी जो है ना, यानी कि पुरानी मूवी ज़्यादातर इसी तरह होती थी, रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा, यानी कि जो था जो भी इसमें दिखाया हुआ है, भड़काना, सही लोगों को गलत करार देना, ये शुरू से ही जो है ना ये एक चीज़ चलती आ रही है और स्टिल आज तक ऐसी है। पर असल में ना जो भी स्टोरी है वो इतनी रियलिस्टिक दिखाई गई, स्क्रिप्ट इतना अच्छा, डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, लेकिन ना इंसान नहीं समझता और इंसान ना मानता है, सीधी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वाकई में पैसे के बगैर भी नहीं आप ज़िंदगी गुजार सकते, और अगर बहुत ज़्यादा पैसा आए तो आप बैलेंस नहीं रखो लाइफ में तो वो आपके लिए वबाले जान बन जाता है। सो बेसिकली चाहिए तो बैलेंस होता है, तो जब आप बैलेंस आउट करते हो वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो वाकई में काफ़ी चेंज हो जाती है। जैसे बीच में दिखाया गया पैसा आ गया लेकिन खाने वाला कोई साथ नहीं बैठ कर खा रहा, और ये हकीकत है। जब कम होती हैं ना चीज़ें तो सब लोग बैठकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को टाइम भी देते हैं, खाना भी खाते हैं, इंजॉय भी करते हैं। और जैसे जैसे पैसा आता है ना सबके अंदर एक मैं आ जाती है और फिर सब एक दूसरे को गलत लगना शुरू हो जाते हैं। अब उस सब में जो सब अपने आप को सही और दूसरों को गलत समझ रहे होते हैं ना, कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता कि भाई एक्चुअली में जो सही सिचुएशन है वो क्या है और किस तरीके से उसको सही किया जाए। हर कोई अपने अपने रास्ते पर निकल जाता है और जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती हैं वो बाहर वाले कर देते हैं, और बाहर वाले को भी ऐड करने में आपकी खुद की गलती होती है। क्योंकि अगर आपको इंटेंशंस समझ में आ रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी ऐसे बंदे के साथ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर साम डंक मारता है और उसके बाद आप उसे फिर से चांस दे देते हैं तो मतलब ये मत सोचें कि दोबारा डंग नहीं मारेगा। वो अपनी स्किन जरूर चेंज कर सकता है लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदल सकता। यार जो नेकी राम जी जो हैं, ठीक है ना, उनकी अगर बात की जाए ना तो उन पे बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो फिट होती है कि भाई अगर किसी का नेकी कर रहे हो ना तो उसके शर से बचो, ठीक है ना, यानी कि वो जो एक फसाद खड़ा कर रहे हैं उस चीज़ से बचो। आप ये देखें कि कैसे वो कुर्सी जो उनकी थी वो उन्हें वापस दे दी, ठीक है, और वो कैसे उनके अंदर जो है वो एक हसद वो आता रहा शुरू से जो आता भाई मेरे अंडर काम कर रहा था, ये मेरे से बड़ा इंसान जो है वो बन चुका हुआ है। फिर उसके बाद अभी तो 2 बेटों का उन्होंने देख लिया कि 2 बेटे वो क्या कर रहे हैं। अब बेटी जो है वो रहती हैं, उनका पता नहीं क्या बीच में रोल होगा, बस मुझे लगता है हाँ उनका ही रह गया। लेकिन वासुदेव की अगर बात करें तो वो हर चीज़ होने से पहले एक हिंट जो है वो उन्हें दे जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को जो है ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे, करना नहीं चाहते, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी मूवी है। और कादिर साहब की बात करें तो जिस तरह वो सिचुएशंस को देखते हैं घर की, ठीक है ना, वहाँ पे देखे ना बंदा ये भी सोचता है कि भाई अगर आपको आपकी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा भी मिल रहा हो ना तो आपको ज़िंदगी में सुकून होता है, और बहुत ज़्यादा मिल रहा हो सुकून फिर भी होता है। लेकिन अगर इस तरह के घर में प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाए ना फिर सुकून ख़त्म हो जाता है। देखो प्रॉब्लम हमेशा ना तब होती है जब ना कोई बाहर वाला इंटरफेयर करता है, बाहर वाले की आप समझना शुरू हो जाते हो और घर वालों को हर चीज़ में आप गलत कहना शुरू हो जाते हो। हाँ, और इसीलिए कहते हैं कि ना घर के जो बड़े हैं ना उनको बहुत समझदार होना चाहिए क्योंकि वो ही घर समेट के रखते हैं। हालांकि उन्होंने घर समेट कर रखा तो बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये आई कि ना उनको ये लगता था कि पैसे से ही सारा कुछ हो जाएगा और डिवाइन पावर कुछ नहीं होती और इंसान सब कुछ कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है। अगेन बैलेंस, संतुलित जब भी बिगड़ता है तभी तबाही होती है, चाहे वो प्रकृति को लेकर बात कर लें या इंसानों को लेकर बात कर लें। बाकी बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि भाई क्या क्या सिचुएशन हुई है, क्योंकि लास्ट तक तो उनको मानना ही पड़ेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना